अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत हुई? नहीं, वो तो एक ही बार होती है। अच्छा। अभी तक तो एक ही बार होती है। और समीना उधर पता नहीं क्यों मुझे वहाँ के, क्लियरली बोलूँगी, फ़िल्टर नहीं करूँगी, मुझे वहाँ पे जो लड़के हैं वो, वहाँ पे मेरा दिल किया कि कोई इस लायक हो जिससे की जाए मोहब्बत, जो औरत को अपने से कम ना समझता हो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे अराउंड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या वो आपको ये ना बताए कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपने इससे बात करनी है, आपने ये जॉब नहीं करनी है, ये करनी है। उधर भी तसव्वुर नहीं था। आप अपने में एक इंसान है और वो अपने में एक इंसान है, आप दोनों कंपेनियनशिप के लिए साथ हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे की डोरियों से एक दूसरे को नचाने के लिए नहीं है। तो वो चीज़ मुझे वहीं पे दिखी कि आप होलिस्टिक, वो जो स्पेशल पर्सन था वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, उसने कुरान खोल के हमारे मज़हब को ही पढ़ने की कोशिश की, अपना मज़हब भी पढ़ता था, वो लोगों की मदद भी करता था, बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी। और कहीं पे भी ये एलिमेंट नहीं था कि कंट्रोल किया जाए लड़की को। मुझे नहीं ये समझ आती बात कि है यहाँ पे एक तरीका है, अम्मी भी नाराज़ होती हैं, घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि ये क्या है कि नहीं शौहर की बात मानी जाती है, और वो जो है ना मजाजी खुदा और ये सब कुछ, मुझे नहीं समझ आता है। नहीं, क्योंकि है नहीं ये कॉन्सेप्ट। आप पार्टनर्स हैं, हाँ, और बराबर के दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दोनों करेंगे। हाँ। शौहर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। ये सब मुझे नहीं समझ आता। और ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि यानी जो बहुत आउटवर्डली यहाँ पे जो लिबरल लोग हैं ना, वो अंदर से उनके अंदर ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ है, एक कीड़ा है। तो उसकी वजह से इतना कोई इस तरह से कभी अब पसंद नहीं आता। इसको साथी बना लो हमेशा के लिए। हाँ, अम्मी बहुत परेशान है इस बात अच्छा, से। फिर पता, फिर यहाँ आ गई, फिर ये एक्टिंग यहाँ आ गई, हाँ, और एक्टिंग ले आई यहाँ। एक्टिंग यहाँ ले आई, और बस सोचा पता कि करना है, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि अभी इधर आके मैंने टीचिंग स्टार्ट की। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ। किसी को जानती ही नहीं हूँ, कोई सोर्स ही नहीं है, कुछ नहीं है। टीचिंग स्टार्ट की अपने बीकन हाउस में, ओ लेवल के बच्चों को पढ़ाया, वो बहुत खुश थे मुझसे। अभी 1 हफ़्ता हुआ था, और 1 हफ़्ते में मैंने अपनी एक दोस्त से बोला जो किसी के बड़े डायरेक्टर के लिए एडी थी, तो उससे बोला यार कुछ कराओ, किसी से कनेक्ट कराओ। तो उसने जो है, हमारे डायरेक्टर हैं सैफ़ी हसन, बहुत बड़े डायरेक्टर, उनकी वो एडी थी, उनको बोला तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई लड़की। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका बेटा पिक्चर्स भेजो, बड़े डरते डरते, अम्मी का भी परमिशन नहीं है, पापा की भी परमिशन नहीं है, तो डरते डरते जो अपनी फेसबुक की पिक्चर्स होती है ना, कोई पोर्टफोलियो भी नहीं बना हुआ, कभी कोई कैमरे के सामने नहीं आई, वही भेज दी। तो उन्होंने कहा मुझे फ़ोन करके, बेटा बड़ी प्यारी हो, बस अब एक्टिंग करके दिखा दो, कल आ जाओ। और वो मुझे फिर एमडी प्रोडक्शन लेके चले गए, और एमडी प्रोडक्शन में मेरा पहला ऑडिशन हुआ, और उन्होंने मुझे आते के साथ एक लीड पे प्रोजेक्ट दे दिया, और उस तरह से मेरे करियर का आगाज़ हो गया। वाह। और वो कब हुआ था जब तुम लोग तुम्हारे घर पे थे? ये क्या इंसिडेंट था? दैट इंसिडेंट वापस आके हुआ? अब एक्टिंग शुरू हो गई? एक्टिंग शुरू हो गई, और एक्टिंग शुरू हो गई तो अच्छा, मुझे अम्मी अबू ने क्या पहले पूछ लेती, फिर मैं उधर जाती? जी, जब अम्मी को बताया कि मुझे लीड रोल मिल गया एक सीरियल में। अच्छा हुआ ये कि अब जब वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, महेश से बात हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, उसके बाद अब कहा कि अम्मी को कैसे बताना है, अम्मी तो नहीं मानेंगी, मुझे पता है अम्मी को बिल्कुल चिढ़ है इस प्रोफेशन से, और नहीं होगा। अब्बू तो फिर भी मान जाएंगे, अब्बू जो हैं वो एक सूफ़ी मिजाज के हैं, वो कहते हैं कि बस अच्छा काम करो और दुनिया के लिए अच्छा करो और मोहब्बत करो, उनके दिमाग में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी, अम्मी तो बहुत सख्त हैं, और अम्मी ने बहुत मेहनत की है हमें पढ़ाने में और यहाँ तक पहुँचाने में। समीरा यहाँ तक था कि हमारे जब ओ लेवल ए लेवल में जब ट्यूशन्स होते थे, तो ट्यूशन्स में अम्मी जो हैं हमें लेके जाती थी बस में या रिक्शे में या चलें गाड़ी में भी, और इतने पैसे नहीं होते थे कि ड्रॉप करें और फिर घर वापस आएँ और फिर जाएं। तो वो बाहर धूप में, कड़कड़ाती धूप में कराची की, बाहर बैठी रहती थी, हमारा इंतज़ार करती थी। जब हमारा ट्यूशन ख़त्म हो जाता था
तब हम उनके साथ घर वापस जाते थे। और ये उन्होंने सालों किए और मैंने किसी की माँ को ये करते हुए नहीं देखा। मेरे सारे दोस्त कहते थे कि सलाम है तुम्हारी अम्मी को कि वो जो हैं इतनी मेहनत करती हैं और हमेशा साथ आती हैं तुम लोग के और इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो मुझे उनका गुस्सा भी समझ आता है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी हमें यहाँ तक पहुँचाने में। और मैंने एकदम से वो सब कुछ साइड पे करके मैंने बोला कि मैं एक्टिंग करूँगी, जिसका हमारे मुआशरे में उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। तो कैसे बताऊँ, अम्मी को समझ नहीं आया तो, लेकिन करना तो था। और कोमल के अंदर वो था जज्बा कि अब हेवन और हेल दिस इज़ हैपनिंग। तो मैं अपने अकाउंट में इतने पैसे भी सेव करके आई थी कि घर से बाहर निकाला तो दूसरी जगह जाके रह लूँगी और एक छोटी सी गाड़ी भी ले लूँगी। इतनी प्रिपेयर होके आई थी, इतना डर था और एक्सपेक्टेशन थी कि अम्मी कर सकती हैं ये। तो मैंने कहा कि काम करती हूँ, जाके शूट कर लेती हूँ, एक दिन की शूट हो जाएगी तो फिर दोनों तरफ से फंस जाएंगे, फिर तो नहीं कर सकते। तो एक ख़त लिखा अम्मी को कि अम्मी मैं हमेशा से बचपन से यही करना चाहती थी और मैंने आपकी हर बात मानी है, बस मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मुझे करने दें। और वो जो है अम्मी को वो लेटर पकड़ाया है, फ़ौरन निकल गई। शूट की गाड़ी आ गई थी, फर्स्ट डे था शूट का, गाड़ियाँ बैठ के निकल गई। रास्ते में यूँ और कॉलें आना शुरू, अम्मी की कॉल्स आ रही हैं, मैं नहीं उठा रही, नहीं उठाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। और खौफ आज तक है अम्मी का खौफ। तो मैसेजेस आ रहे हैं, वापस आओ, फौरन घर वापस आओ, तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा नहीं, ये तो करना है, बचपन का ख्वाब है, ये पूरा करना है और अपने लिए भी जीना चाहिए। अम्मी इवेंचुअली यही चाहती है ना कि मैं खुश रहूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। अब मैं एडल्ट हो गई हूँ, अब मुझे पता है कि ये मेरी खुशी है, ये मेरे लिए सक्सेस है, तो मैं यही करूँगी। बहन बहुत सपोर्टिव, बहन तो मेरा राइट हैंड है, हर चीज़ में राइट हैंड ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए। अम्मी तो परेशान है हमसे ना कि दोनों इतने ज़्यादा यूनाइटेड हैं कि वो तो कभी कभी चाहती हैं कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिले। दोनों इस तरीके से हैं एक दूसरे के लिए। तो बहन को साथ लेके गई थी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। अब अम्मी मेरी आज तक इतनी नाराज़ हैं कि 3 साल हो गए हैं वो मेरे ड्रामे नहीं देखती। पूरे घर वालों को मना लिया, मामू ने ड्रामा देखा, पप्पू ने ड्रामा देखा, खालाओं ने ड्रामा देखा। अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर अब्बू की डेथ हो गई है, 1.5 साल हो गए। तो अब्बू उस वक्त होश में नहीं थे इतने, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अगर वो होश में भी होते तो अब्बू खुश होते मेरे लिए। लेकिन अम्मी जो है ना, उनको हमेशा से इस प्रोफेशन से चिढ़ थी। तो बहुत टाइम लगा है, बहुत मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करूं, ऐसे रोल्स करूँगी जिससे उन्हें कभी शर्मिंदगी ना हो। और सेफली खेला है बहुत ज़्यादा, हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स की नेगेटिव, अब जाके मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ कि शायद उन्हें देखी हो कि देखिए पॉजिटिव करती है काम और हमेशा दुपट्टा शलवार कमीज़ पहन के होती है और शायद वो एक्सेप्ट कर लें। और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, शुरू में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी, अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता है जो कवर करना है। अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनको हिकअप्स थी और भी बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां थी, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी बीमारियां थी। एंड अब्बू वो 75 व्हेन ही पास्ड अवे। तो पापा की लेट मैरिज थी और फिर हम भी लेट पैदा हुए थे, तो वो भी एक रीज़न था, ओल्ड एज भी थी। और वो एक चीज़ है जिसने मुझे ऐसा शेक किया है, जो अब्बू की जो डेथ है या पेरेंट की या क्लोज़ फैमिली मेम्बर में किसी क्लोज़ बंदे की जो डेथ होती है, आप क्योंकि अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब थी तो मुझे लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी डेथ हुई है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और अभी तक मैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे वो डिस्टर्ब हो गए थे बहुत? नहीं, वो एक नेचुरल डेथ थी। अच्छा। और बहन मेरी डॉक्टर है, तो इनफैक्ट लास्ट जो डिसीजंस थे मैं उसको दाद देती हूँ कि उसने इतने डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो हैं वो उसने लिए थे कि उनको एंड में जो आर्टिफिशली, मैं नाम भूल गई हूँ क्या होता है वो जो आर्टिफिशली जो अलाइव रखते हैं, उसका नाम होता है, भूल रही हूँ मैं। बहन की 3-4 कॉलें और मैंने उठाई हैं और वो रो रही है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो और वो हमें मार रहा है। और
उस वक्त उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कभी, उतना बुरा मुझे कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ है कि आई हैव जस्ट लॉस्ट माई फादर। वेंटिलेटर या तो वेंटिलेटर में रखना था तो, और उसके बाद उनको जो शॉक्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है, लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो मेरी बहन ने नहीं करने दिया था। वो बहुत मुश्किल काम है कि जब व्हेन योर फादर इज़ डाइंग आप ये डिसीजन लें, और शुक्र है मैं नहीं थी, क्योंकि मैं होती तो मैं शायद, ये भी बहुत तकलीफ़देह चीज़ है कि पापा इतनी तकलीफ़ में थे कि मैं और मेरी बहन कहीं ना कहीं ये भी दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह बस इनकी मुश्किल आसान, इनकी तकलीफ़ आसान कर दे। मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना था कि मेरे पापा इस दुनिया में रहें मेरे लिए तो उनको तकलीफ़ पहुँचे। मुझे ये था कि बस जो भी है वो आराम में हो। और मैं और मेरी बहन अक्सर बात करते थे कि इतनी तकलीफ़ में, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है पापा कि हम क्या करें। कभी कभी बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे कि क्या मैं ख़ुद से कुछ कर दूँ, किस तरह से उनकी तकलीफ़ को जो है मैं ख़त्म करूँ। और बहन भी डॉक्टर थी और कभी हिम्मत नहीं हुई कि, तो हमारे दिल में कभी ये था भी कि बस पापा की मुश्किल आसान हो जाए, क्योंकि उनको डिमेंशिया भी हो गया था, वो सब कुछ भूलने भी लगे थे। देयर वाज नो हीलिंग फ्रॉम दैट, इट वुड हैव जस्ट गॉटन वर्स एंड वर्स। लेकिन उसके बावजूद जब पापा की डेथ हुई है तो एक लास्ट ऑप्शन होती है वेंटिलेटर में रखना, एक लास्ट ऑप्शन होती है कि इलेक्ट्रिक शॉक देना। मैं जो हूँ इस्लामाबाद में थी तो मैं नहीं थी, और शायद ये खुदा का करना है कि मैं नहीं थी, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं लड़ती अपनी बहन से कि नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं अपने होश खो चुकी थी। जो मैंने सब कुछ इतनी दुआएं की थी और क्या था कि या अल्लाह मेरे अब्बू की तकलीफ़ आसान कर दे, उस वक्त मैं वो सब भूल गई थी और मैं बस चाहती थी कि मेरे पापा ज़िंदा रहें। और मुझे ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रही थी कि नहीं, अब वो अगर वो ज़िंदा रहेंगे भी तो वो ज़िंदा नहीं होंगे, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। तो मेरी बहन ने ये डिसीजन लिया और बहुत मैं उसको इतनी हिम्मत, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है टू लेट गो एंड नॉट बी सेल्फिश। हाँ, कि हमें अपने अब्बू की ज़रूरत है कि वो तकलीफ़ में जैसे भी हैं वो हमारे साथ हो, नहीं, उनकी तकलीफ़ बस आसान हो जाए। तो उसने ये डिसीजन लिया कि उनको नहीं देंगे, वेंटिलेटर में नहीं डालेंगे और नहीं देंगे उन्हें CPR, क्योंकि उसने कहा कि उससे भी तकलीफ़ होती है, अक्सर रिब्स जो हैं वो टूट जाती हैं, इतना प्रेशर डाला जाता है। शी वाज लाइक आई डिड नॉट वांट हिम टू बी इन पेन। और मैंने थोड़ा सा बुरा भी किया कि मैं जब आई इस्लामाबाद से वापस जल्दी से फ़्लाइट लेके, पापा की डेथ हो चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों नहीं कोशिश की, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी, क्या पता वो सही हो जाते, सब सही हो जाता। उसने कहा लेकिन कोमल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, वो डॉक्टर है तो उसको पता था कि देयर वाज नो हीलिंग फ्रॉम डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है, और वो ओल्ड एज थी उनकी। तो मैं डिनाइल में जा चुकी थी, मैं रोई हूँ और मैंने कहा कि नहीं, कुछ हो सकता था, हम चले जाते, हम और ऑप्शंस देख रहे थे, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, कर लेते वो कुछ, वो सही हो जाते, सब सही हो जाता। लेकिन उसके बाद फिर मेरी कज़न है, मेरी फूफो की बेटी हैं, वो अमेरिका में है, तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कोमल, एक और पर्सन से मुझे सुनने की ज़रूरत थी, उन्होंने कहा कि कोमल देयर वाज नो गोइंग बैक फॉर हिम, ही वुडंट हैव इम्प्रूव्ड, हिज लाइफ वुडंट हैव बीन गुड, इट्स गुड दैट ही पास्ड अवे। लेकिन उसकी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, और वो तकलीफ़ थी जिससे मैं इस प्रॉब्लम में आई। ये जो आप जिसका सवाल कर रही हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि अब जैसे मैंने कहा कि हम नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद इस इलाके से पे रहते थे, बहुत अच्छा इलाका था, अच्छे ख़ानदानी मिडिल क्लास लोग रहते थे, हम जानते थे बचपन से उस इलाके को। लेकिन जो मेरी शूट्स हैं हम लोग की, वो सारी डिफेंस और क्लिफ्टन में होती हैं, और कम्यूट जो है मेरी वो 1.5 घंटे की हो चुकी थी। हमारा अपना घर था उधर। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, उस वक्त पापा हयात थे, मैंने कन्विंस किया कि भाई आप लोग को मूव होना पड़ेगा, मैं भी, और बहन जो है वो उसका बिज़नेस भी है, और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिफेंस में ही थी, सैलून्स भी हैं और डिज़ाइनर्स भी हैं और मॉल भी है, सब उधर ही है, हम बस रहते उधर थे। तो हमने कन्विंस किया कि प्लीज़, नहीं माने घर वाले कि नहीं हमारा घर है, हम कैसे रेंट पे जाके रहेंगे। मैंने बोला नहीं, अमेरिका से आई थी, 1 साल हुआ था, मैंने कहा मैं करूँगी, मैं फिगर आउट करूँगी। तो भाई आदत है, खुददारी है, हर चीज़ खुद करनी है। 4 या 5 घर बदले थे मैंने, क्योंकि मैं इतनी सारी जगहों पे रही थी, हर नए शहर में जाके घर को रेंट करना, उसको फर्निश करना, सब खुद करती थी मैं।
यहाँ पे भी जाके मैंने ये किया, मैंने कहा आप लोग फिक्र ना करें। बहन बढ़ रही थी, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब थी, अम्मी अब्बू का ख्याल रखते थे, तो मैंने घर वालों में से किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। चाहती तो मामू को बोल सकती थी, किसी को बोल सकती थी, मैंने कहा मैं खुद करती हूँ। जाके एक ऑनलाइन ग्रुप में लिखा कि मुझे कोई स्टेट एजेंट का नंबर दें, किसी ने दिया, स्टेट एजेंट के पास मैं पहुँची। मैंने कहा अंकल मुझे घर चाहिए डिफेंस में। और उधर ही से ना, जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं ना, जब आप बहुत टूटे हुए होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो वल्चर्स होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम कौन से टूटे हुए बंदे को देखें और उसका फ़ायदा उठाएं और उसको खा जाएं और उसके जो तकलीफ़ है उससे फ़ायदा उठा के अपना मुफाद करें। वैसे मुझे वल्चर्स मिल गए, क्योंकि मैं आई थिंक मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं बहुत परेशान थी। पापा बिल्कुल उनके लास्ट डेज थे, मुझे नहीं पता था लास्ट डेज थे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और मैं नई शहर में आई हुई, मैं अमेरिका में रही हुई, बचपन में बिल्कुल प्रोटेक्टेड पली बड़ी, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कभी मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी कराची की। तो अब वो देखी, और नहीं पता था मुझे कि कैसे करते हैं यहाँ पे घर रेंट। वहाँ पे लोग थोड़ा ऑनेस्टली होता है सब कुछ, यहाँ पे आपको हर चीज़ को जो आप डील करते हैं आपको हर तरीके से मेक श्योर करना है कि कोई आपको चीट ना करे। तो वहाँ पे पहले वो मुझे एक स्टेट एजेंट था, वो वल्चर मिला। उसने देखा कि कहाँ होता है कराची में या पूरे पाकिस्तान में, कहाँ होता है कि अकेली लड़की 23-24 साल की लड़की आके बोले कि मुझे घर रेंट करना है, मुझे दिखाएं घर, और अकेली आके वो घर देखना शुरू कर दे। हमारे यहाँ हमारी ये मैं कहूँगी कि नैरो माइंडेडनेस है, हमारी बैकवर्डनेस है कि उस लड़की को कभी कभी गलत लड़की भी समझा जाता है, जस्ट बिकॉज उसने इतनी हिम्मत की कि उसने अकेले घर रेंट करने की कोशिश की अपनी फैमिली के लिए। तो वहाँ पे उसने देखा कि ये तो भाई अकेला क्या सीन है, अकेली आती है और घर देखती है। उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे वडेरे या सारे लोग बुरे होते हैं, लेकिन एक है प्रेसिडेंस कि जो फ्यूडलिज्म है और जो ये पावरफुल लोग हैं, इनसे हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग दूर ही रहें तो बेहतर है। मुझे नहीं पता थी ये बात, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है वडेरा, मुझे नहीं पता था क्या होता है फ्यूडलिज्म। उसने मुझे एक ऐसे बंदे से कनेक्ट किया कि उसका घर था, घर पूरा टूटा हुआ था, टूटा फूटा, ना सिंक काम करे ना कुछ काम करे, लेकिन मैं डेस्परेट थी, मेरी शूट्स चल रही थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं आके अलग से घर देखूं। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, डन करें, मैं आपको आप इस घर को सही कराएंगे? उन्होंने कहा ठीक है। इसी तरह होता, उन्होंने कहा आप हमें एडवांस दें, हम सही करा देंगे घर को। ये लंबा चेक था, लाखों रुपए का। अब हम एक्टर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छे पैसे कमाते हैं। मैं बाहर से भी काम करके आई थी, मैंने अपने बैंक अकाउंट से उसके सामने ये चीज़ें, आप मुझे, मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ क्या क्या किया तुमने। अपने ही नाम से एक चेक लिखा, उसको समझ आ गया कि आई हैड मनी, उसको समझ आ गया अकेली लड़की आ रही है ना कोई आगे। और ये भी मुझे हमारी सोसाइटी की बहुत बुरी बात लगती है कि लड़का नहीं है तो वल्नरेबल है लड़की, भाई नहीं है बाप नहीं है तो वल्नरेबल है लड़की। और ये मैंने बचपन से सुनी है ये बात, भाई नहीं है क्या करोगी। उसको मैंने बहुत फाइट करने की कोशिश की है हमेशा, और इसी वजह से आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ कि नहीं, मैं बन के दिखाऊंगी बेटा, मैं करके दिखाऊंगी, जो सारे बेटे करते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगी मैं। और मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा, लेकिन सोसाइटी का आप क्या कर सकते हैं। एनीवे, तो मैंने उसे चेक लिखा, और जब हम सब फाइनलाइज हो गया, वो साहब, उनको इतना बड़ा चेक मिला, वो लेके भाग गए दुबई, घर को कुछ सही नहीं कराया। हमने इधर अपना घर रेंट पे चढ़ाया जो हम ओन करते थे, और उस टाइम पे मेरे पापा की डेथ हो गई जब हमें मूव होना था। तो मैं घर आके चेक ही नहीं कर पाई कि उसने घर सही कराया नहीं कराया। जो इतने सारे लाखों रुपए मैंने उसे एडवांस में दिए थे पूरे साल के, तो घर वैसे ही टूटा का टूटा है। बाथरूम नहीं काम कर रहे तो लाइटें नहीं काम कर रही, और हम टूटे फूटे, मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हमारे पापा जा चुके थे, हम जो है उस घर में आए, और वहाँ पे देयर वाज नथिंग, लाइक एवरीथिंग वाज ब्रोकन, एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज चीटेड। आई रियलाइज दैट आई वाज चीटेड रियली बैडली बाय समवन जिसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था। एनीवे, सो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। सबने कहा कि देख, अब मोहल्ले वालों ने बताया कि आप लोगों ने क्या किया है। उन्होंने देखा पहली बार इस घर में जहाँ पे बहुत गलत एक्टिविटीज़ होती थी, 3 अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग आए
सब परेशान है कि क्या हो गया, 3 लड़कियां, 3 औरतें इस घर में क्या कर रही हैं। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि दबे छुपे अल्फाजों में कहा कि आप ना इस घर में कुरान खानी करा लीजिएगा, ये घर जो है ना इसमें है कुछ मसले हैं और हमारा दिल बैठा जाए कि ये क्या किया। सरे फहरिस्त उस बंदे का नाम आता था बिल्डिंग की डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में भी, वही देख लेती मैं, वो भी नहीं देखा। लेकिन ये एजेंट का काम है। मैं क्योंकि बाहर से आई थी, मैं बिलीव करती थी कि सिस्टम है, आप एजेंट के पास जाते हैं, आप उसे इतना बड़ा कमीशन देते हैं, वो आपको एक अच्छी चीज़ ला के देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सब सिर्फ बैठे हुए हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा, सब नहीं कहूँगी, मेजॉरिटी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जब आप कमज़ोर हैं तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के अपना मुफाद ढूंढेंगे उसमें। तो उन एजेंट साहब ने और ये जो शाहानी साहब हैं, दोनों ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। और हम 3 लोग, अब्बा की अभी डेथ हुई है, अभी सोया हुआ है, और हम आए हैं तो घर का इतना बुरा हाल है। अपना घर छोड़ के रेंट पे पहली बार ज़िंदगी में रहने आए हैं, कुछ पता नहीं है, अपार्टमेंट में कभी नहीं रहे। अपार्टमेंट वो आ जाता है, उसने भी फिर उसने परेशान करना शुरू किया हमें, अपने बंदों को भेज के कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस आपने नहीं दी है। बिल्डिंग वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग किस तरीके के लोग हैं। तो मैं सेट पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया आपने, किस तरीके के लोग हैं आप लोग। बिल्डिंग की मेंटेनेंस तो किसी ने अच्छा, मुझे बिल्डिंग की मेंटेनेंस का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो घर में रहती थी, बंगलोज़ में तो नहीं होती, फ्लैट्स में होती है। तो मैंने कहा जी हम दे देंगे, आप उनको भेज दें, हम दे देंगे, कोई है ही नहीं घर पे आपके, कैसे कैसे भेजूँ मैं। चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और मैं कह रही हूँ ऐसा तो नहीं, लैंडलॉर्ड या एंड मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अम्मी तो इद्दत में है, वो तो घर से जाती ही नहीं, तो घर तो बंद नहीं हो सकता। हाँ मामा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जो हैं दें मुझे, मेरा बंदा आ रहा है, आप दें पैसे। असल में वो क्या करना चाह रहा था, अपने बंदे के थ्रू जब हम बिल्डिंग की मेंटेनेंस के पैसे दे देते तो वो भी वो ले लेता, और बिल्डिंग वालों को हमें अलग से देने पड़ते। इस तरीके के छोटे छोटे फ्रॉड जिसने हमारे साथ करना शुरू किए। और वो करना आसान इसलिए थे कि मैं इतनी टूटी हुई थी अपने पापा की डेथ की वजह से, मैं, मेरी बहन, मेरी अम्मी, कि हमें बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था उस टाइम पे। अब नहीं है, और उससे पहले भी नहीं था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, उस टाइम पे थी। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता परेशान करना शुरू किया। लेकिन पैसे से उस तरह की मोहब्बत हमारे घर में कोई करता नहीं है। हमने कहा तुम्हें चाहिए ना, तुमने घर टूटा हुआ दिया, हमने अपने पैसों से घर सही करा दिया। जो भी उसे नाजायज़ उसने चीज़ें थी, हमने कहा कि छोड़ो, दरगुजर करो, 1 साल के पैसे दे दिए, इसको गुजार के हम चले जाएंगे यहाँ से। जब आखिरी का बात आना शुरू हुआ ना, उसने कहा कि इन्हें वक्त से पहले घर से निकाल देता हूँ तो दोबारा से रेंट कर सकूँगा, और जो इतने सारे महीनों का सेफ्टी डिपॉजिट लिया वो भी खा जाऊँगा। उस वक्त तक ना समीना, वो जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ, जो खुददार लड़की है, मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, दिस इज़ इनफ। तुम जितने पैसे मेरे खा चुके थे खा चुके हो। मैंने तुम्हारा पूरा घर अपने पैसों से सही कराया है, मेरी अम्मी ने सही कराया है, सब कुछ किया है, बस देयर इज़ अ लिमिट टू एक्सप्लॉइटिंग समवन एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू एक्सप्लॉइट मी एनी मोर। उसने कहा घर से पहले, टाइम से पहले निकलने को। मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगी। सब मुझे डरा रहे हैं, बिल्डिंग वाले डरा रहे हैं, अम्मी डरा रही हैं कि कुछ कर देगा कोमल, तुम अकेली जाती हो, कुछ हो जाएगा। मैंने यहाँ तक कहा समीना, मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ़ हुई ये बात सुन के। मैंने कहा मेरा जनाजा निकल जाएगा इस घर से, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊँगी जब तक मेरा जो मेरी हक हलाल की जो कमाई है, जो इतने पैसे हैं जो मैंने दिए हैं, वो पूरे नहीं होते। मैं नहीं जानती, बनाता रहे किसी को उल्लू। और मेरा ये बिलीफ है समीना कि जब तक ये लोग दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे ना, तब तक ये पूरा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। और लड़कियों को भी जिस तरह ये जो मर्द दबाते रहते हैं, जब तक वो दबती रहेंगी ये सिस्टम सही नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज दिस इज़ इनफ। ये साइकिल मुझे रोकना है, इट इज़ इनफ। उसने देखा कि ये तो हाथ ही नहीं आ रही है लड़की, ये तो इसको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, ये घर से नहीं निकल रही। मैंने कहा जब मेरा टाइम पूरा होगा मैं तब निकलूँगी घर से, और मुझे मेरे डिपॉजिट के पैसे वापस करोगे तब मैं घर से बाहर निकलूँगी, वरना नहीं निकलूँगी। उसने कहा कि क्या कल की लड़की, ना घर पे कोई है ना कोई कनेक्शंस हैं, इसको तो मैं यूं अभी डराता हूँ। गन्स लेके आ गया वो घर के सामने। मैं बाहर गई, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की उसकी, तो उसने मुझे अटैक किया। मेरी अम्मी चीखी, मेरी बहन चीखी। जब हम चीखे तो वो डर के मारे भाग गया। 1-2 बार इस तरह के इंसिडेंसेस हुए। एक दिन आके उसने हमारी बिजली का जो मीटर होता है ना, उसको बुरे तरीके से इस तरह से काट दिया कि वो सही नहीं हो सकता। और उसके खबरी बैठे हुए थे उस बिल्डिंग में, उनको बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आए तो मैं उस इलेक्ट्रिशियन को इतनी गंदे तरीके से पीटूंगा ना
कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा, हमारे घर पे बिजली नहीं है। लेकिन समीना, मेरे पास तरीका था, अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई नहीं थे। हमारे अब्बू जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे फाइनेंशियली, अम्मी बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। आज तक मेरे घर वाले मुझ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, दे हैव देयर ओन सेविंग्स। तो द इशू वॉज नॉट मनी, जो कि मैं अक्सर ऑनलाइन देखती हूँ कि लोगों ने लिखा हुआ होता है। जब मैं कभी वेकेशन पे जाती हूँ अमेरिका, तो लोग कहते हैं अभी तो पैसों के लिए रो रही थी, अब अमेरिका चली गई, कुछ और ही चक्कर है। नहीं, एक तो लड़की पे हाथ उठाना बड़ा आसान है कि अगर आप वेकेशन पे गए तो कुछ और ही चक्कर है। नोबडी नोज इट। आई स्टडीड देयर, आई हैव फ्रेंड्स देयर, आई गो विजिट देम, आई स्टे एट देयर हाउस, आई हैव फैमिली देयर। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पैसों का इशू नहीं था, प्रिंसिपल का इशू था, और मैं प्रिंसिपल से नहीं बच करी थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दे दूँगी, घर छोड़ दो, हम कहीं और चलते हैं, हम वापस अपने घर चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मेरी ज़िद आ गई है, मैं नहीं जाऊँगी इस घर से। इसने समझा क्या है मुझे, और मैं हूँ ऐसी, ऐसा ही हूँ मैं, हर दिमाग हूँ या जो भी कह लें। तो अब क्या हुआ कि मैंने अपना टाइम पूरा किया, 1 महीने का डिपॉजिट छोड़ के उसको मैंने कहा, मैं पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने वहाँ पे FIR कटवाई, तो किसी ने मेरी FIR नहीं काटी, क्योंकि जब FIR कटती है, अब ये सारी बातें मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई, जब FIR कट जाती है तो उनके ऊपर इम्पेरेटिव होता है कि वो उस पर एक्शन लें। तो उन्होंने कच्ची पर्ची काट के 1-2 से कॉलें करके छोड़ दिया मामले को। मैंने कहा मेरी जान खतरे में, वो आके गन्स दिखा रहा है, वो हमारा बिजली का मीटर काट रहा है, यहाँ पे 3 औरतें हैं घर पे, बिल्कुल यानी कोई नहीं आ रहा हेल्प के लिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आई विल नॉट बेंड अंडर प्रेशर, भले से मेरी जान के बिलाले क्यों ना आ जाए। मैं यहाँ पे आज प्रूव करके दिखाऊंगी कि यू कैन नॉट टेक अ वीक पर्सन फॉर अ राइड, अ वुमन फॉर अ राइड, यू कैन नॉट डू दिस, आई विल शो यू। तो पूरा हमने किया अपना टाइम। 1 महीने का डिपॉजिट रहता था, वो मैंने दिल में सोचा कि मैंने अपना पूरा कर लिया। 1 महीने के डिपॉजिट को चलो ये नहीं देगा ना तो कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं देगा कोई बात नहीं। हम लोग दूसरे घर में मूव हो गए। बड़ा अच्छा सा हमारा घर है, बहुत अच्छे से हमारे लैंडलॉर्ड हैं। अपने घर में मूव हो गए। मैं शूट पे चली गई अपना काम करना। अम्मी को और बहन को जाना था घर की चाबी, जो एक तरीका होता है, वो वापस देने के लिए। अम्मी और बहन जो हैं वो चाबी देने के लिए वापस गए। तो हमारे पापा के कज़न हैं, हमारे चाचा लगते हैं वो, तो हमारे चाचा थे। उस वक्त तक सबको आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान में पता चलना हो गया कि ये लोग गलत बंदे के हाथ लग गए। तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा साथ। वो एयरफोर्स के पायलट के बेटे हैं, थोड़े कनेक्टेड हैं, लेकिन अच्छे शरीफ इंसान हैं। अच्छा, तो इशू सॉर्ट आउट हो गया था। बेसिकली मैंने जितना करना था, अपने पैसे जितने रिकवर करने थे, नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एंड बिकॉज ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन, मैंने वो कर लिए। 1 महीने का मैंने कहा छोड़ देती हूँ, और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा सा हमारा घर था, अच्छे से हमारे लैंडलॉर्ड थे, सब सही था। और मैं अपनी शूट पे चली गई वापस। मेरी बहन जो है वो घर पे अपना जो डॉक्टर है वो अभी बाहर जाने के लिए पढ़ रही है, तो वो कर रही थी। और चाबी देने, बस एक फॉर्मेलिटी थी, चाबी देनी थी घर की, ताकि वो हमें जो 1 महीने का डिपॉजिट है वो वापस कर दें। तो अम्मी और बहन गए, और मेरे जो अब्बू हैं उनके एक कज़न है, वो हमारे चाचा समझें, क्योंकि ही इज़ वेल कनेक्टेड, ही इज़ द सन ऑफ एन एयरफोर्स पर्सनल, तो वो भी हमारे साथ गए। मैं शूट पे हूँ और समीना मुझे कुछ ना हल्की सी घबराहट हो रही है शूट पे। ये लोग चाबी देने गए, हालांकि एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब आपके करीब के लोग हैं ना, जब वो परेशानी में होते हैं ना, तो आपको कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मुझे याद है शूट में मैंने सैलड मांगा था, एक उन्होंने मना कर दिया था कि बजट नहीं है कुछ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं क्यों रो रही थी इतनी स्टूपिड सी बात के ऊपर कि मुझे सैलड नहीं मिला, लेकिन मेरे अंदर ना वो जो उधर हो रहा था, मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे वो यहाँ महसूस हो रहा था। इसी तरह से मैं घबरा रही थी और मैं रो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे डायरेक्टर ने समझाया और कि कोई बात नहीं, आ जाएगा तुम्हारा सैलड, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके अपना सीन कराओ। सीन मैंने कराया है, और सीन करा के मैंने अपना मोबाइल मांगा है, तो बहन की 3-4 कॉलें हैं, और मैंने उठाई हैं, और वो रो रही है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो, और वो हमें मार रहा है। और उस वक्त उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कभी, उतना बुरा मुझे कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ है कि आई हैव जस्ट लॉस्ट माई फादर, and what is he doing? Is he trying to hurt my sister? Is he trying to hurt my mother?
इज ट्राइंग टू हर्ट माई अंकल? मैंने कहा क्या हुआ है? और मैंने सेट पे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उस वक्त बेबस फील कर रही थी कि मैं शूट पर हूँ और मेरे घर वाले जो हैं वो पता नहीं किस मुसीबत में आके फंस गए और उनको कोई मार रहा है और मैं नहीं हूँ उधर। तो इतने में फिर उसका दोबारा से फ़ोन आया कि काम डाउन, जो हमारे जो चाचा हैं उनको चोट आई है, मैं सही हूँ, वो चला गया, वो भाग गया है, तुम बस आओ। और मेरी बहन जो है ना वो बहुत अमेजिंग है, बहुत हाजिर दिमाग है, वो इस तरह की सिचुएशन में पैनिक नहीं करती। उसने मुझे उस पर भी कहा कि कोमल अकेले मत आना, बहुत सारे लोगों को साथ लेके आना और जल्दी से आओ बस। मैं जल्दी से आई, मैं शूट के हमारा जो क्रू होता है, क्रू के सारे लोग मेरे साथ गए, सबके साथ मैं पहुंची हूँ उधर। तो मैंने देखा कि ज़मीन पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और मेरे जो चाचा हैं जिनको मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ, वो टिश्यू लेके अपना मुंह उन्होंने पकड़ा हुआ है और खून निकल रहा है उनके नाक से और मुंह से। और मेरी बहन और मेरी अम्मी ठीक है, लेकिन उस वक्त मैंने कहा बस यार, तुमने बस कर दिया, तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। अभी तक पैसों का मामला था तुमने, और उसने मारा किस बात पे? कोई वजह नहीं थी। मेरी बहन ने उससे पूछा कि आप जो है ये चाबी, घर जिस तरह आपने दिया था टूटा फूटा, उससे 100 टाइम्स हमने आपको अच्छा करके दिया है वो घर, तो हमारा डिपॉजिट वापस कर दें। कोशिश तो वो करेगी, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज हम खुददार हैं और हम किसी को अपना ऐसे पैसा क्यों खाने दें। तो उसने कहा कि नहीं, आपने फला टैक्सेस पे नहीं किए हैं। उनके जो पिछले पानी के और रहने के जो 5, 6, 7 साल के टैक्सेस थे वो हम पे करेंगे, हम 1 साल से रहते हैं, हम वो करेंगे। इलॉजिकल बात। तो मेरी बहन ने मेरे चाचा से कहा कि देखें ये नहीं मानेगा, हम नीचे चल के ना यूनियन से बात करते हैं। अभी उसने इतना ही विस्पर किया था कि ये जो जंगली लोग हैं ना, ये जो लैंडलॉर्ड था दिस शहानी, ही इज़ जंगली। ही कुछ लोगों की जैसे अपब्रिंगिंग होती है, आप उन्हें, आपके माँ बाप आपको इंसान बनाते हैं, और जब आपकी अपब्रिंगिंग नहीं होती तो आप वैसे ही जंगली रह जाते हैं। आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता, तो ये एक जानवर है। इसने देखा कि मेरी बहन ये बात कर रही है मेरे चाचा से कि यूनियन से जाके बात करते हैं, शायद वो लोग मीडिएट करें। वो आया है एंड ही डॉज्ड लाइक अ बुल टुवर्ड्स माई सिस्टर टू हर्ट हर। और मेरी बहन आगे से हटी है और जो मेरे अंकल थे, ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड, और उसको उन्होंने धक्का दिया है और वो जाके मुँह के बल गिरे और उनको बहुत बुरी चोट आई है और खून निकलना शुरू हुआ है। और जब उसने ये देखा है तो डरपोक पता नहीं क्यों इतने करते हैं ना, तो फिर सामने खड़े हुआ करें, फेस किया करें इस चीज़ को। नहीं, फेस नहीं किया, भाग गया। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मेरी बहन इतनी अक्लमंद है कि उसने हर चीज़ की वीडियो बना ली। और लोग कहेंगे कि शायद ये वीडियो बनाना इस टाइम पे क्या है, लेकिन ये हाजिर दिमागी है और ये हर लड़की में होनी चाहिए। हमारे यहाँ ड्रामों में भी दिखाया जाता है ना, लड़की बेहोश हो जाती है, लड़की रोना शुरू कर देती है। नहीं, लड़की रोए ना, बेहोश होएगी, रोना है तो रो भी ले, लेकिन साथ में अपना काम करे, पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और मेरी बहन ने यही किया कि उसने फ़ौरन वीडियो बनाई, उसने विटनेसेस इकट्ठे किए और उसने मुझे फ़ोन करके क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि अकेले मत आना, बहुत सारे लोगों के साथ आना। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑल गर्ल्स। आई थिंक इस तरह के इंसिडेंसेस से लड़कियों को डरना ही चाहिए कि अब कोई लड़की अकेले घर रेंट ना करे, कोई इस तरह के इलाकों में ना रहे। इस इंसिडेंट से हमें ये सीखना चाहिए कि जब बहुत सारी लड़कियां ये करेंगी ना, तो ये इंसिडेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। इन लोगों को, इन दरिंदों सुधर जाएगा। हाँ, इन दरिंदों को समझ आ जाएगा कि सब डरते नहीं हैं इस तरीके से। अगर आप हाँ करके किसी को डरा देंगे तो वो डर के नहीं बैठ जाएगा, आपको अपने सारे मेहनत के कमाए हुए पैसे नहीं दे देगा। Everyone needs to do this, and that is what me and my sister were trying to do. तो मेरी बहन ने जब मैं उधर जब पहुंची हूँ तो फिर मैंने कहा कि this is enough, you have done enough and you need to pay for this। और मेरे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जा रही हूँ, nobody wants to take action। मेरे पास एक छोटा सा इन्फ्लुएंस है कि मैं एक एक्टर हूँ, और मेरे पास मीडिया का इन्फ्लुएंस है, तो मैं उसको यूज़ करूँगी। आई वॉज वेरी इमोशनल एंड द मीडिया केम एंड आई गेव देम माई स्टेटमेंट। मुझे कभी ये नहीं पता था कि वो चीज़ इतनी वायरल हो जाएगी समीना। आई थिंक हर किसी ने, हर मिडिल क्लास, अपर क्लास पढ़े लिखे बंदे ने उसके अंदर अपनी बेटी, अपनी बहन देखी कि ये कोई वो लड़की नहीं थी जो हमेशा हम कहते हैं ना कि हाँ वो तो डांसर थी, वो तो, हालांकि उसके साथ भी जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन आप कह देते ना हाँ वो तो ऐसी थी। दिस वॉज अ गर्ल हु वॉज एजुकेटेड, who was living in defense, who was an actor, जिसको सब जानते थे, और उसके साथ ही हो रहा था।
और अंधेर नगरी थी। और वो वीडियो मुझे नहीं पता था कि वो वायरल होगी। मैं तो घर सोने चली गई, मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे 2 दिन तक 1 सेकंड के लिए फ़ोन बजना नहीं रुक रहा था। इतना बड़ा उसका अपरोर था, मुझे नहीं पता थी। और मैं आज तक सुनती हूँ, शायद आज तक वो वीडियो सर्कुलेट होती रहती है सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे। उसकी वजह से हुआ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने फ़ौरन एक्शन लिया। मुझे सारे जो टॉप के लोग हैं उनके फ़ोन आना शुरू हो गए कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बस आप जाके स्टेटमेंट दें कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं। सो एनीवे एट दैट टाइम दिस इज एक्टर्स, हमारे सारे लोग, हमारे सारे, सब ने मेरा साथ दिया, सब ने। और मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरी स्टोरी सुन के मुझ पर बिलीव किया था। और वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। और उसके ख़िलाफ़ FIR भी कटी रातों रात। मुझे उसका व्हाट्सएप आया है डिजिटल फॉर्म में, जस्ट बिकॉज इट वेंट ऑन मीडिया। और ये है लोगों की पावर। जब लोग किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं ना तो यूं काम होता है, यूं जो है इंसान को सज़ा मिलती है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी सैड एंडिंग ये है, सब मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो सबको पता है। हुआ ये कि उसकी FIR कट गई और नाक और दांत तोड़ने की जो सज़ा है, अगर हड्डी में जब किसी को आप हर्ट करते हैं, किसी का फ्रैक्चर होता है या नोज़ लिगामेंट उनका फ्रैक्चर हुआ था मेरे चाचा का और दांत टूटा था, उसकी एटलीस्ट 2 साल की सज़ा है, एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मेरे चाचा ने बोला कि बस बहुत हो गया, मैं तुम लोग पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मुझे यहाँ से आउट करो। मेरे बच्चों की 2 महीने में मेरे बेटा बेटी दोनों की शादी है, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। और मैं और मेरी बहन ने कहा कि नहीं, हमने इतना लड़ा है, हमने पूरी दुनिया से लड़ा है, FIR कट चुकी है, बस कोर्ट में आपने एक बार जाना है, वो सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना, ये मार डालेगा, तुम लोग ही मार डालेगा, मुझे ही मार डालेगा, मुझे मैं माफ़ कर रहा हूँ उसे। उन्होंने लिखत में उसको माफ़ी दे दी। आई हैड हायर्ड अ लॉयर, आई हैड गॉन टू कोर्ट। मैं शूट से सुबह को 7 या 8 बजे उठ के कोर्ट जाती थी, 1-2 मेरी हेयरिंग्स हुई। बट जो प्राइमरी विक्टिम है, हाँ। अगर वो माफ़ी दे दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। देन यू कैन नॉट मेक अ केस, जितना भी आप अच्छा लॉयर हायर कर लें। तो ही गॉट अवे, दिस पर्सन गॉट अवे बिकॉज उसकी इतनी दहशत है लोगों के दिल में। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई मेरी तरह हो जाए, हर कोई अपनी जान को हथेली पे रख के इंसाफ के लिए लड़े, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। तो आई हैड टू लेट इट गो। उसने माफ़ी मांगी थी कि उसने कहा था कि केस विड्रॉ कर लो, मैं पैसे वापस कर दूंगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मुझे केस नहीं विड्रॉ करना था, मैं तो चाहती थी उसे लीगली सज़ा मिले। लेकिन हुआ ये कि जो प्राइमरी विक्टिम है, जब वो इनकार कर दे और वो लिखत में माफ़ीनामा दे दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि वो जो है ना सलाखों के पीछे एक तरीके से आ चुका है, क्योंकि मीडिया में उसका नाम है, अखबारों में उसका नाम है, और हमेशा अब उसके ऊपर ये नाम रहेगा। और मैंने लास्ट जो सुना है, उसका घर जो है वो, क्योंकि वो वैसे ही डिफ़ॉल्टर था, वो सीज़ कर दिया गया है। और आगे मुझे नहीं पता, आई डोंट फॉलो हिम नाउ, आई स्टार्टेड लिविंग माई ओन लाइफ। लेकिन कुछ तो हुआ, सलाखों के पीछे वो नहीं गया, लेकिन उसका नाम हर जगह आ चुका है। जहांज़ेब शाहानी है उसका नाम, और हर न्यूज़पेपर में आ चुका है। और ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे उसका नाम, सबसे पहले यही आएगा। उसकी भी औलाद है, वो जब कल को उसे सर्च करेगी तो ये आएगा उसके बारे में। मैं इस चीज़ से आई गेस मुझे अपने आप को मुतमईन करना पड़ेगा। कहाँ खड़ी हो आज? अच्छी जगह पे खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है मेरी ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको बताया, इतना कुछ हुआ है। और एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास घर की लड़की पूरी दुनिया घूम कर आई है स्कॉलरशिप्स पे, किताबों को इस्तेमाल करके, किताबें पढ़ के, एकेडमिक्स को यूज़ करके, स्कॉलरशिप्स लेके, इतना कुछ मैंने देखा है। और उसके बाद उस सब को छोड़ के अब एक्टिंग के ज़रिए देख रही हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी, बट अभी और बहुत कुछ करना है। और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी दूसरों को
दूसरों की तकलीफ़ कम करना, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, वो है। और मौत? इट्स द एंड। ज़्यादा नहीं सोचते हैं मौत के बारे में, ना मुझे उससे डर लगता है। मुझे यकीन है तुम्हारे वालिद बहुत खुश हैं, उन्हें तुम पर बहुत नाज है। He's done a good job with you. Thank you.